पूछ लीजिएगा। वर्क एंड एनर्जी हमारा चैप्टर का नाम है, ठीक है। सबसे पहले ना ये बजाते खुद एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है और यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है और ये से एमसीक्यूज भी आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है, वर्क हम पहले डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मीन बाय द वर्क। तो वर्क हमारे पास जब हम डिस्कस करते हैं इसको, तो दो चीज़ें बेटे हमारे पास होती हैं। हमारे पास दो तरह का वर्क डिस्कस होता है। एक वर्क जिसको आप कहते हैं साइकोलॉजिकल वर्क होता है, और जो सेकंड आपके पास होता है वो होता है साइंटिफिक वर्क। अब साइकोलॉजिकल वर्क क्या है, जैसे कि सुबह से लेके आप 2 बजे तक कॉलेज में बैठे होते हैं चेयर के ऊपर, तो आप कहते हैं कि मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, बहुत काम बहुत कर लिया है। तो वो साइकोलॉजिकली तो आपने बहुत काम किया होगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में चूंकि आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, तो वहाँ पे वर्क आपका ज़ीरो होता है, तो इसलिए वो साइकोलॉजिकल वर्क के ज़मरे में आता है। साइंटिफिक वर्क हमारे पास डिस्कस करना होता है हमने फिज़िक्स के अंदर। तो यहाँ से ये बात क्लैरिफाई कर लें कि हमने यहाँ पे जब बात करेंगे तो साइकोलॉजिकल वर्क की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम साइंटिफिक वर्क की बात करेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले बेटा देखिए हमारे पास क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। आपने इसके ऊपर फोर्स लगा ली और बॉडी आपके पास डिस्प्लेस हो गई इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो आप कहेंगे कि ये क्या हो गया है, वर्क परफॉर्म हो गया है, जो आप क्लास 9th में डिस्कस करते हुए आ रहे थे। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेता हूँ। तो शॉर्ट क्वेश्चन के बाद फिर हम इसको लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, सबसे पहले डेफिनेशन आपके पास क्या बन जाएगी, मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे कि इट इज़ दी बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वर्क। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 2 वर्क वेक्टर्स के अंदर आपने ये बात डिस्कस की थी कि स्केलर प्रोडक्ट की जो एग्जांपल होती है वो वर्क होती है। तो वहीं से आप डेफिनेशन बना लें कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द वर्क। तो आप इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले चूँकि मैं शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ, तो आप इसका लिखेंगे सिंबल। तो सिंबल इसका क्या होगा, W इसका सिंबल होता है। याद रखिएगा स्मॉल w लिखिएगा, कैपिटल W आपके पास जो होता है वो वर्क का होता है, स्मॉल w आपका वेट का होता है, ठीक है। तो इस बात को ज़रा आपने जहन में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हमने कर ली कि वर्क हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबॉलिकली किससे, W से, कैपिटल W से हमने इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो आपने डेफिनेशन लिखी हुई है उसी डेफिनेशन से ही आप इसका फार्मूला लिख लें। तो फार्मूला हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि फार्मूला क्या बनेगा, W इज इक्वल्स टू, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है किन के दरमियान, बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट का। अब इसी फार्मूले से आप इसकी यूनिट बना लीजिएगा। इसी फार्मूले से ज़रा इसकी यूनिट बनाएं। तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। तो न्यूटन मीटर इज़ द यूनिट ऑफ द वर्क, और इसको आप लिख सकते हैं ये बराबर होता है किसके, जूल के, और ये हमारे पास कैपिटल जे से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आगे प्रोसीड करूं इसके लिहाज से, तो बेटा देखिए आपने इसकी ये लिखनी है अब नेचर के वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए चूंकि डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट का आउटपुट हमारे पास क्या होता है, वो स्केलर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि वर्क आपके पास कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी, वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आप डिफाइन करें उसकी यूनिट को, और यूनिट आपके पास है इसकी जूल, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि 1 जूल को आप डिफाइन कर दें। आपको पता है कि मेरे पास वर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के, और वर्क की यूनिट आपके पास क्या होती है, जूल। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की क्या यूनिट होती है, मीटर होती है। तो अगर मैंने 1 जूल लेफ्ट साइड पे लेके आना है, तो फोर्स कितनी होनी चाहिए, 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए। तो आप इसी से ही डेफिनेशन बना लें। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कि वर्क इज अ said to be 1 joule if 1 Newton of force acts on a body that displaces it by 1 मीटर। ठीक है, वर्क 1 जूल का तब होगा जब एक बॉडी आपके पास है, उसको आप मूव करवा रहे हैं, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, और फोर्स आपने जो अप्लाई की हो वो 1 न्यूटन हो, तो वो आप बोलेंगे कि वर्क आपके पास कितना है, वो हो जाएगा तो 1 जूल का हो जाएगा। ज़रा इसमें एडिशन कर सकते हैं। एडिशन क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम एडिशन हम कर सकते हैं डायमेंशन के लिहाज से। तो अगर आप यहाँ पे डायमेंशन लिखना चाहते हैं इसकी, तो जैसे कि आपको पता है कि डायमेंशन का आर्टिकल हमने बड़े डिटेल से डिस्कस किया था। तो डायमेंशन क्या बनेगी इसकी, देखिए फोर्स इज इक्वल टू, आप यहाँ पे एम ए पुट कर दें, तो यहाँ पे आपके पास डी है। तो मैस की डायमेंशन क्या होती है, एम। आपके पास एक्सेलरेशन है, उसकी होती है एल टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट है उसकी आपके पास क्या होगी, कैपिटल एल। सो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2, ये इसकी क्या बन जाएगी, डायमेंशन बन जाएगी। एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2 विल बी द डायमेंशन ऑफ द वर्क। अब ये जो है ना, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हो जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर कोई सवाल पूछा जाए तो आप इसको इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जरा आ जाए कि सपोज कीजिएगा ये लेट से हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस m है, और आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे, यहाँ पे F फोर्स इसके ऊपर लग रही है, लेट दिस इज द फोर्स F, और यहाँ पे बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। हम इसे कहते हैं, लेट्स से दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज द थीटा। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास फोर्स किसी एंगल के ऊपर ऐड कर रही है डिस्प्लेसमेंट के, तो आप इसके क्या बनाएंगे, आप इसकी कंपोनेंट्स को प्लॉट करेंगे। तो एक कंपोनेंट ये बन जाएगा बेटे फोर्स का। तो बेटा फोर्स के कंपोनेंट्स को प्लॉट करते हुए अगर ये अलॉन्ग वाई एक्सिस जा रहा है, तो उस कंपोनेंट को हम लिखते हैं एफ साइन थीटा। अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रहा होता है तो उस कंपोनेंट को हम लिखते हैं एफ कॉस थीटा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि थीटा के सामने साइड साइन थीटा होती है, फोर्स के कंपोनेंट्स को मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ तो उसको आप एफ से मल्टीप्लाई कर दें, और एडजेसेंट साइड आपकी कॉस थीटा होती है। देखिए बेटा, आपको ये पता है कि जो हमारे पास वर्क होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के। जब आप इसको लिखते हैं यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट को जब हम ओपन करते थे तो आप ये बात इस तरह से लिखते थे कि वर्क इज इक्वल्स टू, आप लिखते थे कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर पैरेलल टू द सेकेंड वेक्टर। यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर आपके पास कौन सा है, फोर्स है,
तो फोर्स का कंपोनेंट लेना है आपने जो पैरेलल हो किसके, इट इज पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट। और साथ में आप मैग्नीट्यूड लेते थे सेकेंड वेक्टर का, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड किसका ले रहे हैं आप, डिस्प्लेसमेंट का ले रहे हैं। सो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस इज दी फार्मूला। हम लिख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को ओपन करने का फार्मूला था W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अब ये देखिएगा, ये जो एफ कॉस थीटा कंपोनेंट है, ये आपका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल में जा रहा है, जबकि साइन थीटा का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल 90 डिग्री का बना रहा है। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, हमने पैरेलल कंपोनेंट लेना होता है डिस्प्लेसमेंट के या सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो इसका मतलब है यहाँ पे कंपोनेंट्स जो पैरेलल बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट के, वो कंपोनेंट क्या बन जाएगा, एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे साथ में क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज इक्वल्स टू वर्क के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेता हूँ, तो बाद में इस तरह से लिख सकता हूँ कि आर ये बनेगा W इज इक्वल्स टू वर्ड, ये बनेगा एफ डी कॉस थीटा। ये मेरे पास एक और फार्मूला आ गया। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारे पास वर्क है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर यहाँ पे डिपेंड किए जा रहे हैं। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी जो डिपेंडेंस है, अगर मैं वो लिखूँ तो आपसे अगर पूछता है कि डिपेंडेंस किन फैक्टर्स के ऊपर है, तो डिपेंडेंस 3 फैक्टर्स के ऊपर आ रही है। इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स, it depends upon the magnitude of displacement, and it depends upon the angle between the force and displacement। तो ये हमारे पास सारा क्या बन जाएगा, इसकी डिपेंडेंस हो जाएगी। अब जरा देखें, हमारे पास अगर इसी क्वेश्चन से, इसी टॉपिक से अगर हम बात करें, तो अगर ये एक MCQ आ जाता है कि which of the following is correct for the zero work। अच्छा, जीरो वर्क के लिए आपके पास कौन सी कंडीशन होती है, नंबर 1 आपके पास क्या होता है, अगर वो कहता है कि F इज इक्वल टू क्या हो जाए 0, सेकेंड D इज इक्वल टू क्या हो जाए 0, थर्ड थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए 90 डिग्री, और डेल्टा ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। तो देखिए हम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी बेटे, तो वर्क का फार्मूला हमने पढ़ा है क्या, W इज इक्वल्स टू वर्ड एफ डी कॉस थीटा। इसी फार्मूला से आप इन तीनों को प्रूव कर सकते हैं, और इसी फार्मूले के अंदर आप एक एक फैक्टर को यहाँ पुट कर दीजिएगा। सबसे पहले फोर्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, सो W इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये बनेगा 0 इनटू आपके पास क्या बनेगा D cos थीटा, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू वर्ड 0। तो वर्क फर्स्ट केस के अंदर आपका क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ये पहला केस आपके पास प्रूफ हो जाता है। सेकेंड केस आपके पास क्या है कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट को 0 पुट कर दें, मीन्स कि एक दीवार है उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं बार बार, लेकिन दीवार डिस्प्लेस नहीं हो रही, फोर्स तो लग रही है उसके ऊपर। इसका मतलब है कि यहाँ पे फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, तो ये बनेगा 0 इंटू कॉस थीटा। सो W इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये सेकेंड केस आपका जस्टिफाई हो गया। थर्ड केस बेटा आपके पास क्या बन सकता है, थर्ड केस के अंदर आप थीटा पुट कर दें 90 डिग्री। अब थीटा 90 डिग्री पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉज ऑफ 90 डिग्री। सो कॉज 90 बराबर होता है 0 के, सो W इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। तो ये हमारे पास इसके लिहाज से अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपके पास क्या बन जाएगी, द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। यहीं पे एक शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर कर लें आप। वो कहेगा आपसे कि बेटा बताइएगा कि अगर मैं सपोज कर लें इसी वर्क 0 केस में
ये मेरे पास एक बकेट है, सपोज कर लें कुछ इस तरह से कि मेरे पास ये एक बकेट है, उस बकेट को आपने लेट से सपोज कर लें कि उठाया है किसी एक जगह से और प्लेस करें किसी दूसरी जगह के ऊपर। जैसे कि सपोज कीजिएगा कि ये मेरे पास एक बकेट हुई, आपने इसके ऊपर क्या लगाई, फोर्स लगाई अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और ये बकेट आपके पास यहाँ इस पॉइंट के ऊपर आपने प्लेस कर दी उठा के वहाँ से। तो देखिए ना, फोर्स तो अपवर्ड आपके पास लग रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर देखें वो राइटवर्ड जा रहा है। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में एंगल कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। इट मीन्स वर्क आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाता है। ठीक है, यहीं से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि इफ अ बकेट इज subjected to place from one point to another point, then what will be the value of the work done। इसी तरह से वो आपसे पूछ सकता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पॉजिटिव वर्क कब आपके पास हो सकता है। सो पॉजिटिव वर्क आपका तब होगा जैसे कि आपने वो पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर वेक्टर्स के अंदर कि दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों। इट मीन्स कि सपोज कीजिएगा कि यहाँ पे आपके पास एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई आपने, लेट्स से ये फोर्स लगी इस बॉडी के ऊपर और बॉडी ने इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास डी हो गया। सो बोथ आर पैरेलल, सो एंगल यहाँ पे क्या बनेगा, 0 डिग्री। सो नाउ वर्क डन इज इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। फार्मूले में थीटा है, आप इसको पुट कर दें कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1। सो दिस इंप्लाइज दैट डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एफ डी बन जाएगा। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्क पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही वो आपसे पूछ सकता है कि आप बताएं कि नेगेटिव वर्क क्या पॉसिबल है कि नहीं है। तो नेगेटिव वर्क कब पॉसिबल होता है, वो किस कंडीशन के ऊपर होता है, उसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं। एक बॉडी आपके पास है, सपोज कीजिएगा कि यहाँ पे इसको हम अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो बोथ आर एंटी पैरेलल। जो एंटी पैरेलल हो तो केस उसके अंदर आपका क्या लगता है, 180 डिग्री लगता है। तो 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि बनेगा W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉज ऑफ, थीटा पुट कर दें 180 डिग्री, सो कॉज 180 बराबर होगा किसके, -1 के। सो W इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, -FD। अब जरा देखिएगा, ये जो वर्क आपके पास होता है W इज इक्वल्स टू -FD, ये किस कंडीशन के ऊपर होता है, जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे होते हैं या आप वर्डन कर रहे होते हैं अगेंस्ट दी फ्रिक्शनल फोर्स, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर वर्क परफॉर्म कर रहा हो कौन, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, तब आपके पास क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव वर्क हो जाएगा। ये ग्रेविटी के अगेंस्ट आप जा रहे हैं तो ग्रेविटी फोर्स कर रही है, वर्क लगा रही है, तो उसके ऊपर भी आपका क्या बनेगा, नेगेटिव बन जाएगा। अब इन दोनों से ना हम एक सवाल, एक MCQs को हम प्लॉट कर देते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क किन कंडीशंस के ऊपर हो सकता है, नंबर 1 या करेक्ट आपके पास कौन सा है, मैक्सिमम वर्क कौन सा है, 200 जूल -800 जूल आ गया। चार्ली ऑप्शन इज 500 जूल हो गया। डेल्टा ऑप्शन इज -1200 जूल हो गया। इसमें अक्सर स्टूडेंट क्या करता है, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू को देखता है तो कहता है मैक्सिमम वर्क इज 500 जूल, लेकिन यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम वर्क होगा वो आपके पास क्या होगा, -1200 जूल है। तो ये मैक्सिमम, लेकिन इसको मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा दिस इज दी नेगेटिव मैक्सिमम वर्क।
इसको हम कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क होगा। और जैसे कि इसको हमने माइनस एफ डी के साथ लिखा हुआ है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, दिस इज दी माइनस यानी नेगेटिव मैक्सिमम वर्क आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को यहाँ पे अटेम्प्ट करना है और उसको सॉल्व करना है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा बेटे, जब हम यहाँ पे वर्क इज इक्वल्स टू एफ डी लगाते हैं, ये फार्मूला तब वैलिड हो सकता है कि जब फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स कांस्टेंट नहीं लग रही तो फिर आप ये वर्क इज इक्वल्स टू एफ डी का फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, अगर कहीं पे फोर्स आपकी कांस्टेंट नहीं है तो आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अगर नहीं करेंगे, अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ पर हम इसका सेकेंड आर्टिकल आ जाएगा बर्डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, तो उसके केस में यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे ना अक्सर एक एमसीक्यू में रेंज के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, मैं वो लिख देता हूँ बेटे आपको, रिमेंबर, यहीं भी चले लिख देता हूँ। पॉजिटिव वर्क की जो आपके पास रेंज होती है एंगल की, वो आता है 0 लेस देन आर इक्वल टू थीटा, ज़्यादा 0 और या आपके पास 90 डिग्री, यानी 0 से लेके 90 डिग्री के दरमियान होगा, तो फिर आपका ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव वर्क आपका बन जाएगा। ठीक हो गया। चले, लास्ट इसी आर्टिकल का एक पोर्शन होता है जिसको आप कहते हैं ग्राफ। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम चूंकि डिस्कस करें कांस्टेंट फोर्स को, तो कांस्टेंट फोर्स के लिहाज से अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करता हूँ, तो लेट्स से ये आपके पास वाई एक्सिस, लेट्स से दिस इज द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। आप फोर्स को रखें वाई एक्सिस के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट को रखें आप एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे क्या करें आप, कांस्टेंट फोर्स है तो फोर्स ने तो चेंज होना नहीं है, चाहे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस अगर मैं ग्राफ के लिहाज से बात करूँ, तो याद रखें ग्राफ हमें दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। ग्राफ से हम दो क्वांटिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एक जब ग्राफ का स्लोप फाइंड करेंगे, और सेकंड ग्राफ का आप क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। जो स्लोप होती है उसका फार्मूला होता है y डिवाइडेड बाई एक्स, या आप इसे कहते हैं कुछ इस तरह से याद रख लें कि वर्टिकल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। तो ज़रा देखिएगा, y एक्सिस के ऊपर अगर मैं इसी ग्राफ की स्लोप की बात करूं तो y एक्सिस के ऊपर क्या है, f है, x एक्सिस के ऊपर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से यूनिट निकाल लें तो स्लोप इज इक्वल्स टू फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की हो गई मीटर। तो स्लोप हमें उस क्वांटिटी के बारे में इंडिकेट करता है कि जिसकी यूनिट न्यूटन पर मिनट हो। तो न्यूटन पर मीटर यूनिट होती है किसकी, स्प्रिंग कांस्टेंट की। तो अगर मैं फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का स्लोप फाइंड करूं तो हमें इंफॉर्मेशन देता है किस चीज़ के बारे में, अबाउट दी स्प्रिंग कांस्टेंट। एरिया पे आ जाए, एरिया फार्मूला होता है क्या, अगर मैं इसी की बात करूं तो ये लेंथ इंटू विड्थ होगा, ये बनेगा लेंथ इंटू विड्थ। तो एरिया इज इक्वल्स टू ये बनेगा एफ मल्टीप्लाई बाई डी, बिकॉज एरिया आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द एक्सिस होता है, यानी एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ से मैं इस बात को लिख सकता हूँ एरिया इज इक्वल्स टू, इसकी यूनिट निकालें, फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। सो एरिया हमें उस क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा जिसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर किसकी यूनिट हो गई, दिस इज द यूनिट ऑफ द एनर्जी, या फिर आप कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ द वर्क। तो अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा तो वो वर्क है या एनर्जी है। अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूंगा तो स्लोप हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट दी स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में। तो ये यहाँ से भी आपसे 2 से 3 MCQs के बारे में इस तरह से पूछा जा सकता है।